ओके चलो नाउ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। कब एस्टैब्लिश हुआ है? वाज एस्टैब्लिश इन द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका। ढाका कहाँ पे आया? बांग्लादेश। ओके कब हुआ? 8 दिसंबर 1985। 8 मेंबर्स है इसके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। The secretariat of the association was set up at in the Kathmandu in 17 January 1987। तो सेक्रेटरीट कहाँ पे बनाया गया? काठमांडू। अभी काठमांडू किधर है? नेपाल। तो कंट्रीज भूलना मत, उसके ऊपर भी मार्क्स है। वो लोग जरूरी नहीं है कि वो सब तरीके से घुमा के पूछे। So the objectives of the association was outlined in the SARC charter are to promote the welfare of the peoples of South Asia। हम लोग ने इसके पहले देखा था कौन सा था? एशियन में साउथ ईस्ट एशियन, और ये साउथ एशिया। To improve their quality of life, to accelerate economic growth, social progress, cultural development in the region, and to provide all individual opportunity to live in dignity and to realize their full potential, to promote and strengthen the collective self-reliance among the countries of South Asia। यानी इन सिंपल टर्म्स एक दूसरे के भलाई के लिए, तो इकोनॉमिकली नहीं बट ऑल्सो कल्चरली एंड अदर इन अदर सिमिलर वेज। To contribute the mutual trust, understanding and appreciation of one another's problem, to promote active collaboration and mutual assistance in economic, social, cultural, technical, scientific fields, to strengthen cooperation with other developing countries, to strengthen cooperation amongst themselves in international forums। अच्छा और एक चीज क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन लोग आपस में तो ये चीजें कर ही रहे डेवलपमेंट को लेके, बट इनका टीम किसी और कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है। ऐसे फॉर फंड्स हो सकता है, या इकोनॉमिकल गेन या ग्रोथ हो सकता है, उसके पर्पस के बेसिस पे। themselves in the international forums on the matters of common interest। तो जो कॉमन इंटरेस्ट है, तो एक जो भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उसके अंदर उन लोग उनका जो कॉमन इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स है वो उठा के उन लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। एंड कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम एंड पर्पसेस। तो इंटरनेशनल तरीके से वो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं इन चीजों को लेकर। Decisions at all level are to be taken on the basis of unanimity, and bilateral and contentious issues are excluded from the deliberations of the association। अच्छा एशियन के अंदर कैसा था? बायलैटरल डिस्कशंस भी उन लोग आगे ला रहे थे, तो यहाँ पे वो लोग वो नहीं कर रहे। बायलैटरल हो गया, या जो पर्सनल लेवल के एकदम इश्यूज है, कंटेंशियस इश्यूज आने पर्सनल लेवल के इश्यूज, वो इश्यूज को इन लोग यहाँ पे लेके आ नहीं सकते। तो टेक्निकली दिस इज लाइक अ पॉजिटिव फोरम जहाँ पे लोगों ने आगे बढ़ना है, वैसे टाइप की चीजें करनी है, करेंगे। तो फोर्थ वाली मीटिंग के अंदर कहाँ पे हुआ? थिम्पू इन भूटान 27 जून 2019 को। उन्होंने अपने कमिटमेंट्स को रीअफर्म किया कि जहाँ पे उन लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड कोऑपरेट करेंगे, ये जो टीम है सार्क का वो, और उसको बढ़ाने के लिए रूरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड मिलना, न्यूट्रिशन मिलना, और उनके लाइवलीहुड के लिए जो भी एफर्ट्स या स्टेप्स लेने पड़े वो लिए जाए। द इनॉग्रल सेशन ऑफ द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय H.E. Dr. Tandi Dorji, Honorable Minister of Foreign Affairs of the Royal Government of Bhutan, as the chief guest। तो डॉक्टर तांडी दोरजी कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे भूटान के। अच्छा रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान क्यों बोला है? क्योंकि भूटान में किंगशिप चलता है, तो किंगशिप इसलिए रॉयल गवर्नमेंट। While addressing the meeting, Honorable Foreign Minister stated that in the rapidly changing regional and global state of affairs,
SARC would need to align itself to the emerging priorities and assure the unwavering support and commitment of the royal government of Bhutan to SARC processes. So basically फॉरेन मिनिस्टर ने जो चेंजेस वगैरह हो रहे रीजनल और ग्लोबल लेवल पे भी, वो सब देखते हुए उन्होंने बोला कि सार्क को खुद को अलाइन करना पड़ेगा प्रायोरिटीज जो बढ़ते जा रहे उसके हिसाब से, और साथ में ये भी अश्योर करा कि भूटान का जो गवर्नमेंट है उनका उनको अनवेवरिंग सपोर्ट, मतलब लिमिट के बाहर एक अच्छा लेवल पे सपोर्ट मिलेगा ऐसे। तो सार्क के जो भी प्रोसेसेस रहेंगे, प्रोसेसेस यानी इन सिंपल टर्म्स वी विल से कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, HE Leonpo Yeshi Penjor, Honorable Minister of Agriculture and Forest of Bhutan, and HE Mr. Ahmad Amjad Hussain, BCL Secretary of South Asian Association for Regional Cooperation, also addressed the inaugural session. तो ये और दो लोग हैं जिन्होंने इनॉग्रल सेशन जो था उसके अंदर वो लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सेक्रेटरी जनरल है अमजद हुसैन। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina on March 11, 2019 jointly unveiled dozens of development projects in Bangladesh. तो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट है ना उधर की पीएम बांग्लादेश की शेख हसीना और पीएम नरेंद्र मोदी, ये लोग ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अनाउंसमेंट किया बांग्लादेश में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोथ लीडर्स अनवील्ड ई-प्लेग्स फॉर सप्लाई ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। प्लेग नहीं हो, प्लेग से प्लेग्स। Unveiled the e-plagues. Okay. Inauguration of 36 community clinics, 11 water treatment plants, extension of national knowledge network to Bangladesh. So basically वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने अपने अपने प्लान्स बनाए, डिस्कस किए, और जिसके अंदर इंडिया ये बहुत सारी चीजें जो जितना भी चीजें मेंशन की गई यहाँ पे उन लोग को सप्लाई करेगा, किसको? टू बांग्लादेश। अभी नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? इट विल कनेक्ट स्कॉलर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन बांग्लादेश टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो बांग्लादेश में भी जो अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको कनेक्शन मिलना चाहिए वर्ल्ड के साथ, तो पहले इंडिया के साथ कनेक्ट करेंगे और बाद में वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करेंगे। द बसेस एंड ट्रक्स वुड असिस्ट द एफर्ट्स टुवर्ड public affordable public transportation. Water treatment plants will help supply clean water, and community clinics will benefit about 2 lakh people in Bangladesh. These projects show that India-Bangladesh relations are playing a key role in improving the quality of life of people. So basically ये जो quality of life improve करने के लिए हम लोग चीजें उनको help करेंगे, इससे इंडिया और बांग्लादेश के relations अच्छे बनेंगे और उधर के लाइफ और इधर के भी लाइफ के अंदर रहने सहने में फर्क पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। 9th edition of SARC Film Festival. The 9th edition of South Asian Association for Regional Cooperation Film Festival for the year 2019 okay was held at National Film Corporation Cinema Hall, Colombo, Sri Lanka from July 2 to 7, 2019. Indian entries bagged 6 awards. Nagar Kirtan, a Bengali film, was awarded as Best Feature Film. ये सब के ऊपर एमसीक्यूज है, इसमें से काफी एमसीक्यूज है। फिर तो नागर कीर्तन करके बंगाली फिल्म है, उसको बेस्ट फीचर मिला। तो इंडिया ने कितने अवार्ड्स को, मतलब कितना अवार्ड्स जीता? 6 अवार्ड्स। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड वाज कन्फर्ड टू कौशिक गांगुली फॉर नागर कीर्तन, तो उसके डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। रिद्धि सेन was the best won the best actor award. Actor, I don't know. Prabuddha Banerjee bagged best original score for Nagar Kirtan. Best short film award was conferred to Na Bole Wo Haram, directed by Nitish Pathan. Special jury award for direction and story was conferred to The Walking with the Wind by Praveen Morchale. तो वो वाला पार्ट खत्म। अभी G20, द ग्रुप ऑफ 20,
The group of 20 G20 is premier international forum for global economic cooperation. तो एक बड़े लेवल का इकोनॉमिक फोरम है ग्लोबल लेवल के इकोनॉमिक कॉपरेशन में, तो इसमें काफी बड़े बड़े कंट्रीज रहेंगे. द मेंबर्स ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन. G20 मेंबर्स अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. G20 के जो मेंबर्स है ये सारे इतने बड़े बड़े कंट्रीज है कि नियरली 85% पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का इन लोग पार्ट है. 75%, आई एम सॉरी, नहीं, 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इवन, इंक्लूडिंग मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर. तो वर्ल्ड के आधे से भी ज्यादा गरीब इन सब कंट्रीज के मिला के बन जाते. G20 लीडर्स मीट एनुअली एट द G20 समिट. साल में एक बार मिलते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट रेगुलरली. इनके कनेक्टेड जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है, वो लोग रेगुलरली मिलते हैं. G20 मिनिस्टरियल मीटिंग्स एग्जांपल हेल्थ, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर ऑल्सो अकर एज ईच G20 प्रेसिडेंसी डिसाइड्स. तो G20 प्रेसिडेंसी जो डिसाइड करता है ना, उस पर बेस्ड ये वाले टाइप के भी मीटिंग्स होते हैं, मिनिस्टरियल मीटिंग्स. G20 engagement groups maintain a dialogue with policy makers. These groups represent civil society, business, labor leaders, the scientific and research community, think tanks, women and youth. तो ये लोग पॉलिसी मेकर्स के साथ भी बात करते हैं. तो पॉलिसी मेकर इंटरनेशनल लेवल पे भी और अलग अलग कंट्री के लेवल पे भी. और ये लोग, ये जो ग्रुप्स है वो अलग अलग लेवल पे काम करने को ट्राई करते हैं और ये सब लोग को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब सिविल, किसी के सोसाइटी में भी कुछ ढंग की चीजें नहीं हो रही तो उसके ऊपर भी इन लोग का अधिकार है वो चीज के बारे में बोलना. पर डिपेंड करता है कि उन लोग ने क्या क्या डिसाइड करके रखा है, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं डिस्कस कर सकते. ऐसे. नाउ G20 न्यूज. The G20 Summit 2019 was held at International Exhibition Center, Osaka, Japan on June 28, 29, 2019. तो 2019 का जो इनका समिट था इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में हुआ, ओसाका में, जापान में. इट वाज 14th मीटिंग of the G20. The 2018 G20 summit was held in Buenos Aires, Argentina, and 2020 G summit will be held in the city of Riyadh, Saudi Arabia. ओके, तो जो जापान में हुआ था 14th मीटिंग था. 2018 का G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना में. और 2020 का जो G20 समिट है वो प्लान किया गया है कि रियाद में होगा, सऊदी अरेबिया में. बट फिलहाल उसमें कोई अपडेट तो नहीं आया रहेगा मुझे लगता है इसमें. The 17th G20 summit will be held in India in 2022. The year the country would celebrate 75th anniversary of its independence. तो अपना जब 75th anniversary रहेगा तभी 17 G20 summit होगा. This is the most high-powered summit ever hosted in the country. Leaders of all systematically important countries, including full complement of G7 and BRICS, are expected to be present. तो जो बड़े बड़े टीम्स है ना, उनके भी अलग अलग टीम मेंबर, सारे के सारे कंट्रीज के, वो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. तो G20 समिट इज गोइंग टू बी ह्यूज इन 2022. ऐसे. चलो, लेट्स गो अहेड नाउ. द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, BIMSTEC. BIMSTEC is a regional organization comprising of 7 members states lying in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. तो बे ऑफ बंगाल के एसोसिएटेड या कनेक्टेड जो रीजन्स है, स्टेट्स है, वो उसके अंदर आते हैं.
This sub-regional organization came into being in 6 June 1997 through the Bangkok Declaration. तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये एक टीम बना. It constitutes 7 members, 5 deriving from South Asia, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका. ये सब साउथ एशिया वाले हो गए. और साउथ ईस्ट एशिया वाले म्यांमार और थाईलैंड. इनिशियली द इकोनॉमिक ब्लॉक वाज फॉर्म्ड. पहले सिर्फ इकोनॉमिक ब्लॉक ही बनाया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को हेल्प किया जाए ऐसा. विथ 4 मेंबर स्टेट्स विद द एक्रोनिम बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो ये चारों ने मिलकर बनाया था. और बाद में ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज को म्यांमार लिया गया नया और भूटान लिया गया. वो कभी कभी हुआ वो बताना जरूरी है. म्यांमार on 22nd December 1997 during a special ministerial meet in Bangkok. The group was renamed BIMSTEC. तो बाद में उसका नाम BIMSTEC लिया गया. With the admission of Nepal and Bhutan at the 6th ministerial meeting, February 2004, Thailand, the name of grouping was changed to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. तो जो टीम बना ना उसके हिसाब से उन्होंने लॉजिक लगाने को चालू किया कि बे ऑफ बंगाल के एसोसिएटेड कंट्रीज है तो हम लोग क्यों ना उसका नाम बे ऑफ बंगाल टाइप का इनिशिएटिव का नाम दे दे, जिसमें हम लोग अलग अलग लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इकोनॉमिक लेवल पे भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ऐसे. चलो आगे बढ़ते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग सच एन अलायंस वाज टू हार्नेस shared and accelerated growth through mutual cooperation in different areas of common interest by mitigating the onslaught of globalization by utilizing regional resources and geographical advantages. तो इनका मेन इंटेंशन क्या था? जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट है वो सब में उन लोग ग्रो करे और ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स है ना उसको बाजू में रख के. अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज को ही फायदा होता है, तो वो ध्यान में ना रखते हुए ओके उन लोग आपस के एक दूसरे कंट्रीज के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है वो सब बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करे. जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको यूज करके और अपने आपस के जोग्राफिकल एडवांटेजेस को यूज करके. अनलाइक मेनी अदर रीजनल ग्रुपिंग्स, बिम्स्टेक इज अ सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. बाकी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है ना दे आर मोर ऑफ इकोनॉमिक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन और ये लोग कैसा सेक्टर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है. स्टार्टिंग विद 6 सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज. तो ये इनका मेन फोकस है कि आपस में इन लोग शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि उनके इंडिविजुअल कंट्री में उन चीजों को लेकर डेवलपमेंट हो. फॉर सेक्टोरल कोऑपरेशन इन द लेट 1997 it expanded to embrace 9 more sectors including agriculture, public health, poverty alleviation, counter terrorism, environment, culture, people to people contact and climate change in 2008. तो ये चीजों के ऊपर उन्होंने और मतलब वाइड पर्सपेक्टिव बनाया उनके टीम का. ओके क्लियर है इतना? चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ BIMSTEC in news. Indian Prime Minister's swearing in ceremony. Leaders from Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC countries and foreign envoys were invited on the Prime Minister's swearing in ceremony held on May 30th 2019. तो बे ऑफ बंगाल के जो भी अलग अलग कंट्रीज के इनिशिएटिव्स, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन कंट्रीज के, उन सबको इनवाइट किया गया इस स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए. तो इसमें कौन स्वेरिंग इन सेरेमनी किया था? ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर. इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम्स. The 3-day international seminar on climate smart farming systems for BIMSTEC countries organized in New Delhi on December 11, 2019 by Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and Indian Council of Agricultural Research. All 7 BIMSTEC countries participated in the seminar. तो एक सेमिनार रखा गया था जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज जो इसके टीम है वो सब लोग ने ये अटेंड किया था. पर ये रखा किसने था वो भी एक एमसीक्यू बनता है. कौन से डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड थे उसमें?
वो भूलना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. The seminar was organized as a Government of India initiative, as announced earlier by PM of India at the 4th BIMSTEC Summit at Kathmandu in August 2019. तो अगस्त 2019 में अनाउंस हो चुका था कि एक सेमिनार लिया जाएगा करके, जो कब लेने का था, दिसंबर 11 2019 को. The objective of this international seminar was to have experience sharing to enable improvement of the tropical smallholder farming systems for greater productivity and resilience to climate change through ecological approaches. So technically climate change जो हो रहा है ना, उस पे based solutions निकालना, और जो छोटे फार्म होल्ड्स है उसका भी पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये छोटा सा सेमिनार लिया गया. तो ये जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, इन लोग के रिसर्च वर्क पे बेस्ड वो सेमिनार रहा होगा. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग को जो रिसर्च करके फायदा हुआ है वो बाकी अलग अलग कंट्रीज को भी हो. अभी नेशनल बॉडीज है, अभी अभी इंडिया के रिलेटेड चीजें. नीति आयोग, तो पहला नीति आयोग पे आते हैं. नीति आयोग, द नीति आयोग प्रीकर्सर द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन. तो नीति आयोग कभी बनाया गया था? 1950 मार्च में, और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन रहेंगे. The initial mandate was to establish heavy industries to public investment as a means for achieving rapid industrialization. Interesting one. पब्लिक का इन्वेस्टमेंट को यूज करके हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जाए, मतलब बड़े इंडस्ट्रीज बनाया जाए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े. द फंक्शन असाइन्ड टू द प्लानिंग कमीशन वर टू एक्सेस एंड एलोकेट रिसोर्सेस, फॉर्मुलेट प्लान एंड प्रोग्राम्स फॉर एरिया डेवलपमेंट. अच्छा, प्लानिंग कमीशन अगर आपको याद है तो हमारा कंट्री का फ्रीडम के बाद में आफ्टर 3 इयर्स या आई गेस आफ्टर 2 इयर्स प्लानिंग कमीशन बनने को चालू हुए. तो उस पीरियड के प्लानिंग कमीशन का लॉजिक ऐसा था कि वो लोग 5-5 साल में प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, मतलब 5-5 साल का टर्म चलेगा प्लानिंग कमीशन का. तो जो जो प्लान उन लोग करेंगे, जो भी उनके इनिशिएटिव्स रहेंगे, उसको अचीव करना ऐसे. तो इसका अंदर मेन काम क्या था प्लानिंग कमीशन का? प्लान को एक्सेस करना और एलोकेट करना रिसोर्सेस को प्लान के हिसाब से, प्लान फाइनलाइज करना, फॉर्मुलेट करना, एंड प्रोग्राम फॉर एरिया डेवलपमेंट, अलग अलग एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए. डिटरमाइन इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, मतलब इम्प्लीमेंट करना तो क्या मेथड से होना चाहिए. आइडेंटिफाई रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड अप्रेज एंड एडजस्ट इम्प्लीमेंटेशन. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स यानी रिसोर्सेस के ऊपर जो भी लोड वगैरह आएगा ना, उसको बैलेंस करने को ट्राई करना, पता करना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाला है, और उसको इंक्रीज करना या उसको सॉल्व करने को ट्राई करना, और फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको एडजस्ट करना. द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1950 टू 2014 फॉर्मुलेटेड 12 5 ईयर प्लान्स. देखो 1950 से 2014 तक का कितना टाइम पीरियड हो गया उसमें, 12 5 60, लाइक 60 इयर्स के रेंज का. तो ऐसे टोटल 12 5 ईयर्स प्लान चले. The Prime Minister announced the closure of the Planning Commission from ramparts of Red Fort on 15th August 2014. तो पीएम ने फाइनली अनाउंस किया कि अब प्लानिंग कमीशन का प्रॉपर जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का अगर आप आइडियोलॉजीज देखते हो, प्रीवियस जो भी प्लानिंग कमीशन रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं किए गए. जैसे हम लोग बात करते हैं पोवर्टी को लेके, तो पोवर्टी है ना, अपना फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जब बना था ना 1950s में, तभी से था. और अब पोवर्टी का फिर से आगे बढ़ रहा है, फिर से आगे बढ़ रहा है, फिर से आगे बढ़ रहा है, और देयर वाज नो रिजल्ट एट ऑल. कंप्लीटली कुछ ढंग का रिजल्ट निकला नहीं. इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलो या ग्लोबलाइजेशन बोलो, ये जो भी उनके इनिशिएटिव्स थे उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे. तो एक पॉइंट ऐसा आना था ही कि जहाँ पे इट हैज टू बी क्लोज्ड. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट्स रिफॉर्म्स एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. तो जो नीति आयोग है वो चालू कर दिया. नीति आयोग का मतलब ही, नीति इज लाइक प्लानिंग ऐसे, एंड आयोग इज अगेन प्लानिंग कमीशन, मतलब आयोग इज कमीशन ऐसा. तो प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग डाल दिया गया. इट वाज दिस वाज डन इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ये थोड़ा और बेटर तरीके से अप्लाई किया जाए, ऐसे इन्होंने प्लान किया. एन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम पास्ट, नीति आयोग एक्ट्स एज अ
quintessential platform of the government of India to bring states to act together in the national interest. क्विंटेसेंशियल मतलब एकदम हाईली एसेंशियल और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टाइप का स्टफ. तो नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जो अलग अलग स्टेट्स को एक साथ जोड़ता है नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करके, एंड देयर बाय फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो इसकी वजह से कोऑपरेशन आपस में काफी बढ़ जाता है, बिकॉज अदर स्टेट्स विल फोकस ये स्टेट का जरूरत क्या है, वो स्टेट का जरूरत क्या है. अभी आई वाज वाचिंग दिस न्यूज, आई रिमेंबर यस्टरडे ओनली. अभी कश्मीर के इलेक्शंस हुए ना पिछले हफ्ते में, तो उसका रिजल्ट आया, तो उसमें से कुछ जगह पे कुछ पार्टीज जीते, कुछ पार्टीज नहीं जीते. तो वहां पे क्या अफेक्ट होता है, वहां पे क्यों चीजें पहुंच नहीं पाती, तो उसको लेके पूरे अलग अलग स्टेट्स का लुकआउट क्या है. तो अभी एग्रीकल्चर को भी लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में भी झगड़े चल रहे हैं कि उन लोग आपस में ठीक से एक्सचेंजेस नहीं कर रहे. तो नीति आयोग का काम है वो सब चीजों को रेगुलेट करना और सॉल्व करना ऐसे, ताकि नेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए अल्टीमेटली, कि सबको सही दाम में सब चीजें मिले. तो एक स्टेट ने दूसरे स्टेट से खरीदना और एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को बेचना, ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए, सो दैट दिस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल कम. उसके वजह से ना. The Niti Aayog, established in 2015, is one of the Indian democracy's youngest institutions. It has been entrusted with the mandate of reimagining the development agenda by dismantling old-style central planning. Niti Aayog was mandated to foster cooperative federalism, evolve a national consensus on development goals, redefine the reforms agenda, act as a platform for resolution of cross-sectoral issues between center and state governments, capacity building, and to act as knowledge and innovative hub. It represented a huge mandate for the nascent organization. So अभी टेक्निकली यहाँ पे क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं, पहले के जो जुड़ने वाले जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम क्या था, ये लोग सेंट्रल लेवल पे ही सोच रहे थे, नेशनल लेवल पे, लेकिन सेंट्रल लेवल पे फिर आपको अलग अलग पार्ट्स में भी तो पहुंचाना है, तो वो कर नहीं रहे थे. अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट में जो जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी. अगर आप कश्मीर में अभी ये पता करोगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कब एग्जैक्टली पहुंचा है, पहले सेल टावर्स वहां पे कब लगाए गए, अभी आज भी करंटली कश्मीर इज यूजिंग 2G इंटरनेट सर्विसेज. इमेजिन 2G 3G के रेंज में ही जा रहा है इंटरनेट सर्विसेज. तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जरूरी है कि अलग अलग स्टेट्स को सेंट्रलाइज लेवल पे कनेक्ट किया जाए. तो ये वो काम करता है, अलग अलग एजेंडा, अलग अलग रिफॉर्म्स के साथ, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स के साथ, जो भी स्टेट्स के रिक्वायरमेंट है वो सब उसके अंदर आते हैं, और आपस में फिर दूसरे स्टेट उसके अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो इट इज लाइक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इट इज मोर ऑफ अ प्रॉपर कनेक्शन, जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड करना, या फिर इनोवेशन प्रोवाइड करना ऐसे. तो एक बड़ा गोल अचीव करने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये बना है. Now, Niti Aayog is the premier policy think tank of the government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इट इज लाइक एक जैसा बड़ा सा एक टीम है जो थिंक टैंक जैसा काम करता है, लॉट ऑफ थॉट्स एंड ऑल, लॉट ऑफ वर्क्स एंड ऑल, both providing both directional and policy inputs while designing strategic and long term policies and programs for the government of India. Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center and states. तो ये जो टीम है ये बहुत सारा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करता है, और सेंटर को, स्टेट्स को अलग अलग तरीके से एडवाइस करता है ताकि वो उस लेवल पे चले, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री के आइडिया से चले ऐसे. मतलब जब नया एजुकेशन सिस्टम का भी जो प्लान हुआ है ना, नया एजुकेशन सिस्टम का मुझे लग रहा है ये 2020 में अनाउंसमेंट हुआ, तो ये भी नीति आयोग के प्लान के थ्रू ही आगे बढ़ा, ऐसा भी है. तो जहाँ पे उन लोगों ने स्किल्स के ऊपर मेन फोकस करने को चालू किया है, नॉट जस्ट एजुकेशन बट द स्किल्स अचीव थ्रू द एजुकेशन ऐसा. तो वेस्ट नहीं जाएगा. कुछ लोग कैसे पहले उन लोग बोलते थे ना कि आपने अगर एजुकेशन लिया है तो अगर वो डिग्री पूरा नहीं हुआ है मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है. तो अभी आपने कोई डिग्री किया 1 साल के लिए भी तो उसका वैल्यू होगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उतना पार्ट क्लियरिंग का. दैट इज हाउ इट इज.